नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामीण समस्याएं। इट मीन्स रूरल प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्राचीन काल में भारत के ग्राम प्रकृति के बीच सादा, सुखी एवं आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय ग्राम एवं ग्रामीण सभी प्रकार से सुखी थे। ग्रामीणों में एकता थी। ग्रामीण समाज संगठित और व्यवस्थित था। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता, संयुक्त परिवार प्रथा थी। जजमानी प्रथा, जाति प्रथा, विवाह आदि के द्वारा ग्रामीण समाज की व्यवस्था संतुलित एवं संगठित थी। सभी ग्रामीण सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे और ब्रिटानिया शासन के आगमन के बाद ग्रामों की दशा का सामाजिक विघटन होना प्रारंभ हुआ और ब्रिटानिया सरकार ने ग्रामों में जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा लागू करके कृषकों का शोषण प्रारंभ किया। इससे अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई। ग्रामों के कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कृषकों एवं ग्रामीणों को गरीबी और ऋण की समस्याओं ने घेर लिया। ग्राम पंचायत और जाति पंचायत जमींदारों और जागीरदारों की कठपुतली बन गया। ब्रिटानिया शासनकाल में भारतीय ग्राम धीरे धीरे गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, वैमनस्यता, मद्यपान, मुकदमेबाजी, अस्वस्थता, गंदगी, रूढ़िवादिता और मद्यपान, बाल विवाह, जातीय तनाव एवं गुटबंदी आदि अनेक समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य एवं केंद्र सरकारों ने अनेक योजनाओं द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए। इसी संदर्भ में बच्चों, हम यहाँ पर ग्रामीण भारत की कुछ प्रमुख समस्याओं का विवेचन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ग्रामीण समस्याओं के अंतर्गत असमानता के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, असमानता को अंग्रेजी में इनइक्वलिटी कहा जाता है। बच्चों, संपूर्ण विश्व का सार्वभौमिक सत्य यह है कि कोई भी दो वस्तुएं एक समान नहीं होती है और हमारे समाजशास्त्री आंद्रे बेतय ने तो अपनी पुस्तक इनइक्वलिटी अमंग मैन में कहा है कि आधुनिक जगत का महान विरोधाभास यह है कि हर स्थान पर मनुष्य अपने को समानता के सिद्धांत का समर्थक बताते हैं और हर स्थान पर वे अपने जीवन में तथा दूसरे के जीवन में असमानता की उपस्थिति का सामना करते हैं। इसी बात का समर्थन सभी लोग करते हैं और समानता एक उच्च आदर्श भी है, किंतु असमानता भोगा हुआ यथार्थ है। असमानताएं सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात कोई भी समाज समाजवादी दृष्टियों पर आधारित नहीं हो सकता, केवल कल्पना अवश्य की जा सकती है। समाजवादी विचारकों के मत में निजी संपत्ति की समाप्ति होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज में समानता लाई जा सके, जबकि लोकतंत्रात्मक समाजों की दृष्टि से समानता का अर्थ आय और स्थिति का समान होना है, किंतु
कोई भी समाज हर दृष्टि से समान नहीं है। बच्चों, इसके बाद अब हम असमानता का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा असमानता को विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्त किया गया है। कुछ विद्वानों के मत में सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक सहस्त्रण असमानता के ही रूप हैं। इसी कारण इसकी स्पष्ट परिभाषा देना तो संभव नहीं है, क्योंकि असमानता के अनेक अर्थ हैं। फिर भी हमारे जो समाजशास्त्री है वो इस प्रकार से बताते हैं कि असमानता का अर्थ वह दशा या स्थिति है जो कि समान नहीं है। विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह इसे विभिन्न तरीकों में व्यवहार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, किसी एक व्यक्ति या समूह की तुलना में दूसरे व्यक्ति या समूह को अधिक धन, पद एवं सुविधा प्राप्त हो, अथवा दो वस्तुएं आकार, शक्ति एवं योग्यता में भिन्न प्रकार की हो, जैसे उसके पैर असमान आकार के हैं। दूसरा है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में असमानता के अर्थ इस प्रकार बताए गए हैं। असमान होने की स्थिति या दशा या समानता का अभाव व्यक्तियों, समाजों या वस्तुओं के मध्य समानता का अभाव अनेक प्रकार से देख सकते हैं। मात्रा, संख्या, गहनता या अन्य भौतिक गुणों में समानता का अभाव होना असमानता कहलाता है। बच्चों, सामाजिक असमानता समाज में प्रतिष्ठा, परिस्थिति, भूमिका या स्तर के आधार पर विद्यमान होती है। इसी प्रकार से ग्रामों में भूस्वामी और भूमिहीन के बीच असमानता जीवन स्तर, रहन सहन, शक्ति, प्रतिष्ठा, आय और संपत्ति आदि के क्षेत्रों में देख सकते हैं। बच्चों, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक असमानता को एक विशेष प्रकार का विभेदीकरण बताया है, जिसे स्तरीकरण कहते हैं। भारत के ग्रामों में जाति पर आधारित उच्चता और निम्नता के क्रम विन्यास की जाति प्रथा कहते हैं, जो कि ग्रामीण समाज की असमानता का चित्रण करते हैं। वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा आदि अन्य सामाजिक असमानता के उदाहरण हैं। बीरस्टीड ने समाज की असमानता के स्वरूप स्त्री पुरुष, वर्ग और जाति, रंग और प्रजाति, नगर और देश बताए हैं। आपने ग्राम और नगर की असमानता को एक महत्वपूर्ण प्रकार माना है। इस प्रकार असमानता अनेक रूपों में वर्णित की जा सकती है। सभी का सार असमान या समान न होने की स्थिति होता है। इसके आधार पर इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। असमानता दो वस्तुओं अथवा समाजों के असमान होने की दशा है। अर्थात जब एक समाज के सदस्य दूसरे समाज की तुलना में अधिक या कम लाभप्रद दशा में होते हैं, तो वह स्थिति असमानता की होती है। अधिक या कम लाभप्रद स्थिति का अर्थ है धन, वस्तुओं, पदों अथवा शक्ति के आधार पर भिन्नता का होना। शक्ति का असमान वितरण भी असमानता है और सार रूप में समाज के सदस्यों का एक दूसरे की तुलना में कम अथवा अधिक सुविधा प्राप्त करना ही असमानता होता है। इसके पश्चात बच्चों, अब हम भारतीय ग्रामों में असमानता के स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला इसमें बच्चों भूस्वामित्व एवं असमानता। बच्चों, भारत के ग्रामों में भूस्वामित्वता के आधार पर असमानता का विकराल रूप सर्वत्र व्याप्त है। ग्रामीणों की असमानता के निर्धारण पर भूमि के स्वामित्व के प्रकार का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। भारत की कृषि व्यवस्था इस प्रकार की है कि यहाँ
खेत पर घोर परिश्रम कोई और ग्रामीण करता है, अनाज उपजाता है, लेकिन इस बात का स्वामी यह नहीं जानता है और कोई जमींदार का जागीरदार होता है जो इस प्रकार भूमिहीन ग्रामीण का खूब शोषण करता है। इस कारण ग्रामों में भूस्वामियों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच बहुत असमानता व्याप्त है। बच्चों, ग्रामों में भूस्वामित्व जाति प्रथा और परंपरा पर आधारित होता है। बच्चों, बड़े बड़े भूस्वामी उच्च जातियों के होते हैं, भूमिहीन श्रमिक निम्न जातियों के होते हैं। बड़े भूस्वामी कृषि कार्य नहीं करते हैं, वे निम्न जातियों के लोगों से अपने खेतों पर कठोर शारीरिक श्रम के कार्यवाही करते हैं तथा उनका घोर शोषण करते हैं। जमींदारी और जागीर प्रथा के कारण ग्रामों में असमानता की दशा शोचनीय है। इस प्रथा पर आधारित असमानता को समाप्त करने के लिए सन 1938 में बंगाल में फ्लाइट कमीशन नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात सन 1947 में कांग्रेस कृषि सुधार कमेटी ने जमींदारों और मध्यस्थों के अधिकारों को समाप्त करने की सिफारिश की। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर देश में भूमि सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए तथा निम्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। उसमें नंबर 1 है राज्य और खेत जोतने वाले किसान के मध्य बिचौलिए की समाप्ति। दूसरा है पट्टेदारी की सुरक्षा। तीसरा है लगान की दरों में कमी और खेत जोतने वाले काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना। चौथा है कृषि भूमि की जोत सीमा बांधना। पांचवा है भूमि पर स्वामित्व के रिकॉर्ड को ठीक करना, जिसमें उन काश्तकारों, बटाईदारों, अन्य खेतिहरों के अधिकार का भी उल्लेख हो। तथा अंतिम और छठा है खेती के आधुनिक तरीके अपनाने तथा भरोसे की सिंचाई सुविधा सुगमता से प्राप्त करने के लिए जोतों की चकबंदी। बच्चों, इस प्रकार अब भूमि से सभी बिचौलियों के हक समाप्त किए जा चुके हैं और 2 करोड़ से अधिक किसानों का राज्य से सीधा संबंध हो गया है। इनमें से कुछ पुराने बिचौलियों की समाप्ति आधुनिक कृषि ढांचे में महज परिवर्तन का साक्षी है। इसके बाद अब हम दूसरी समस्या जातिवाद, जिसको अंग्रेजी में कास्टिज्म कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ग्रामीण भारत में जातिवाद एक विघटनकारी समस्या है जिसने ग्राम की जाति व्यवस्था और जजमानी व्यवस्था को विघटित किया है। जातिवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्रवाद के स्थान पर समूहवाद, भाई भतीजावाद को जन्म देती है तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना तथा मूल्यों को कमजोर बनाती है। इस संदर्भ में देखना होगा कि जातिवाद क्या है। बच्चों, जातिवाद का अर्थ और परिभाषा क्या होती है वो इस प्रकार से है। जाति एक बंद वर्ग है तथा जातिवाद उस बंद वर्ग के सदस्यों को हम की भावना है। जब एक जाति के सदस्य दूसरी जातियों की तुलना में अपनी जाति को उच्च मानते हैं और दूसरी जातियों के लाभ की चिंता किए बिना अपनी जाति के स्वार्थ की रक्षा करते हैं, तो इस प्रकार की भावना तथा कृत्य ही जातिवाद कहलाता है। बच्चों, जातिवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जाति पृथकता की विशेषताएं राजनीतिक जीवन में पाई जाती हैं। जातिवाद की भावना जाति के स्तर पर समूहवाद को पैदा करती है। के.एन. शर्मा के अनुसार जातिवाद या जाति भक्ति का एक ही जाति के व्यक्तियों की भावना वह है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की
सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा कहलाती है। इस प्रकार बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जातिवाद जाति के स्तर तक सीमित वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और दृढ़ता के प्रति विशेष निष्ठा रखता है। यह जाति विशेष में एकता पैदा करती है तथा अन्य जातियों के प्रति कटुतम घृणा और तनाव में वृद्धि करती है। इसके बाद बच्चों, ग्रामों में जातिवाद के कारण, जातिवाद के ग्रामों में क्या कारण होते हैं वो इस प्रकार से। बच्चों, ग्रामों में जातिवाद के विकास के कई कारण हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार से हैं, जिनको मैं आपको बिंदुओं के माध्यम से सविस्तार समझाएंगे। पहला बिंदु है विवाह पर प्रतिबंध। बच्चों, जाति अंतर्विवाही समूह होता है। विवाह की सीमा अपने ही जाति या उपजाति समूह तक सीमित होने के कारण अच्छे जीवन साथी के चुनाव की कठिनाई हो जाती है। इसका हल करने के लिए जाति के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अपनों की उन्नति के लिए विशेष प्रयास तथा ध्यान रखते हैं। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों, नौकरियों, राजनीतिक पदों, उद्योग धंधों आदि में आपस में उन्नति करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। विभिन्न अवसरों का लाभ अपनी जाति के लोगों को पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, जिससे कि जातिवाद बढ़ता है। जातिवाद का दूसरा कारण है जजमानी व्यवस्था का टूटना। बच्चों, जजमानी व्यवस्था में विभिन्न जातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है तथा परस्पर संबंधित भी। 19वीं शताब्दी से यह जजमानी प्रथा टूटने लगी। जातियां एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए जो काम करती थी तथा बदले में वस्तुएं प्राप्त करती थी, वह व्यवस्था समाप्त हो गई। तीसरा बिंदु है जातिवाद का जातियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कास्ट्स। बच्चों, जो जातियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है, उनका अच्छा व्यवहार जम जाता है और नौकरियों में ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा ऊंची हो जाती है तथा राजनीतिक क्षेत्र में वे प्रभावशाली हो जाते हैं। ऐसी जातियों के सदस्य अपने नाते रिश्तेदारों की सहायता करते हैं। जहाँ जहाँ अवसर मिलता है, अपनी जाति बिरादरी के लोगों के विकास के लिए प्रयास करते हैं। उनमें जाति के प्रति स्वार्थ की भावना विकसित हो जाती है। वे जातिवाद का प्रचार और प्रसार करते हैं। जातिवाद का चौथा बिंदु है जातीय प्रतिष्ठा के प्रति निष्ठा। बच्चों, ग्रामीण जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति की स्थिति अन्य जातियों की तुलना में निम्न या उच्च होती है। अब जाति व्यवस्था तो समाप्त हो रही है, उसके साथ साथ जातियों में परस्पर उच्चता की स्थिति की प्रतियोगिता सी हो रही है। उनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में प्रतिष्ठा, सम्मान, परिस्थिति, ऊंच नीच के आधार पर प्रतिस्पर्धा होने लगी है। प्रत्येक जाति समूह में अपनी जाति को ऊंचा उठाने की भावना पैदा हो गई है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न प्रयास करते हैं, जो कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद बच्चों, ग्रामीण भारत में जातिवाद के परिणाम। बच्चों, जातिवाद ने ग्रामों में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इसके कारण ग्रामों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इसने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की अनेक प्रकार से बाधाएं पहुंचाई है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला बिंदु है भेदभाव को बढ़ावा। बच्चों, राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि सभी बिना किसी भेदभाव के साथ साथ मित्रता से रहे, परंतु जातिवाद अपनी जाति के प्रति
लगाव तथा दूसरी जातियों के प्रति घृणा की भावना पैदा करता है। अपनी जाति को उच्च तथा अन्य जातियों को हीन समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। बच्चों, व्यक्ति का झुकाव अपनी जाति के प्रति पक्षपातपूर्ण होता है तथा दूसरी जातियों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार नहीं करता है। बड़े बड़े अधिकारी भी जातिवाद की संकीर्ण और संकुचित प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय एकता की कीमत पर जातिगत स्वार्थों को पूर्ण करने में गौरव का अनुभव करते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। दूसरा है जातीय संघर्ष को बढ़ावा। जातिवाद की भावना से ग्राम की विभिन्न जातियों में संघर्ष, लड़ाई झगड़े आदि होते हैं। जातियों में परस्पर ऊंच नीच की दीवार जातिवाद खड़ी कर देता है। व्यक्ति जाति के हित से ऊपर नहीं उठता है। वह समाज और ग्राम के स्तर पर विचार नहीं करता है। व्यक्ति की भावना, दृष्टिकोण जाति के लिए, जाति के द्वारा आदि तक सीमित हो जाता है। दूसरी जातियों को नुकसान तथा अपनी जाति को लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति के कारण जातियों में परस्पर तनाव तथा संघर्ष होता है। जातिवाद ग्रामों जातियों में झगड़े बढ़ाता है, घटाता नहीं है। तीसरा बिंदु है जातिवाद प्रजातंत्र तथा एकता का विरोधी है। बच्चों, संविधान की धारा 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म और रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जातिवाद का अर्थ है अपनी जाति का हित, लाभ तथा उद्देश्यों को प्राथमिकता देना, उन्हें पूरा करना आदि। प्रजातंत्र राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित है। जातिवाद जाति के स्तर तक हित सोचने की भावना आधारित है। प्रजातंत्र से तात्पर्य है प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा, प्रजा का राज्य। अर्थात बच्चों, प्रजातंत्र का अर्थ है जाति के लिए, जाति द्वारा, जाति का कार्य। राष्ट्रीय एकता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करना आवश्यक है। जातिवाद का अर्थ है मौका मिले तो अपनी जाति को, उसके सदस्यों को लाभ पहुंचाना। केवल जाति भाई को अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाए। जातिवाद का अर्थ है अपनी जाति को उच्च मानना तथा अन्य को निम्न। जातिवाद अप्रजातांत्रिक है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने ग्रामीण समस्याओं के अंतर्गत असमानता, इट मीन्स इनइक्वलिटी, और दूसरा जो है जातिवाद, कास्टिज्म, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, आप लोगों को समझाया और आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों यह समाप्त होता है। सभी को एक बार फिर से नमस्कार।